हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। क्लास 12th के चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टॉपिक हमारा कौन सा होगा? क्लीवेज। क्लीवेज आखिर मतलब क्या होता है? जैसे हम लोगों ने क्लास 11th में सेल डिवीज़न में हम लोगों ने सेल डिवीज़न के दो टाइप देखे थे। एक हमारा कौन सा था? माइटोटिक डिवीज़न, और एक हमारा कौन सा है? मियोसिस डिवीज़न। माइटोटिक डिवीज़न मींस इक्वेशनल डिवीज़न, और सेम इक्वेशनल डिवीज़न ही हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि वहाँ पर साइज़ बढ़ेगा, यहाँ पर साइज़ जो है वो सेम रहता है कुछ देर तक, जब तक क्लीवेज होता है। हम लोग इसके बारे में देखते हैं तो क्लीवेज कब होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन मींस फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोसेस होती है डिवाइडेशन की, जो डाइगोट के अंदर सेल्स डिवाइड होती हैं, यही प्रोसेस क्या कहलाती है? हमारी क्लीवेज कहलाती है। जिस क्लीवेज में एक सिंगल सेल का जो जाइगोट होता है वो माइटोटिक डिवीज़न के द्वारा, अब माइटोटिक डिवीज़न भी कैसा? सीरीज़ ऑफ माइटोटिक डिवीज़न, मतलब माइटोटिक डिवीज़न लगातार होंगे, और ऐसा माइटोटिक डिवीज़न होंगे जो जाइगोट सिंगल सेल जाइगोट को किस में कन्वर्ट कर देंगे? मल्टी सेलुलर मोरुला में कन्वर्ट कर देंगे। मल्टी सेलुलर मोरुला। तो हम लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, जाइगोट कन्वर्ट होगा तो किस में? मोरुला में कन्वर्ट होगा। किस डिवीज़न के द्वारा? तो सीरीज़ ऑफ या रिपीटेड माइटोटिक डिवीज़न के द्वारा होता है, और इस रिपीटेड माइटोटिक डिवीज़न को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लीवेज बोलते हैं। ठीक, माइटोटिक डिवीज़न जो सीरीज़ में हो रहा है ये एम्ब्रियो को सेम साइज़ में रखता है। अब क्या एम्ब्रियो को सेम साइज़ में रखने का मतलब क्या है? एम्ब्रियो के सेम साइज़ में रखने का मतलब है कि इसमें जो ग्रोथ फेज़ होती हैं ये जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, मतलब जीवन फेज़ या गैप फेज़ फर्स्ट और गैप फेज़ सेकंड जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। एब्सेंट होने के कारण ये माइटोटिक डिवीज़न से अलग होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मतलब कि हाउ क्लीवेज आर डिफर फ्रॉम माइटोटिक डिवीज़न। तो हम बोल सकते हैं कि माइटोटिक डिवीज़न में G1 और G2 और S फेज़ सब सारी की सारी फेज़ें होती हैं, लेकिन क्लीवेज में क्या होता है कि हमारा G1 और G2 फेज़ दोनों एब्सेंट होते हैं, केवल S फेज़ यहाँ पर क्या होगा? प्रेजेंट होगा। ठीक, अच्छा, जिससे क्या होती है, ये जो हमारा ग्रोथ होती है ना, ये जो होती है कि जाइगोट की ग्रोथ ये कुछ देर तक रुक जाती है। G1 G2 फेज़ कैसी होंगी? एब्सेंट होंगी। G1 और G2 फेज़ एब्सेंट होने के कारण इनके साइटोप्लाज्म में, अगर मान लीजिए इतनी छोटी सेल है, साइटोप्लाज्म इसका बढ़ ही नहीं रहा, तो भाई जब साइटोप्लाज्म बढ़ेगा तभी तो सेल बढ़ेगी, और जब साइटोप्लाज्म ही नहीं बढ़ेगा तो ग्रोथ इसकी कहाँ से होगी? तो ग्रोथ नहीं होती है। तो G1 और G2 फेज़ में साइटोप्लाज्म क्या होता है? इसके अंदर साइटोप्लाज्म में कोई इंक्रीजमेंट नहीं होता है। रीज़न G1 और G2 एब्सेंट है, क्योंकि S फेज़ प्रेजेंट है। और हम लोग जानते हैं माइटोटिक डिवीज़न में भी S फेज़ का काम क्या होता था? डीएनए का डुप्लीकेशन, डीएनए को डबल करना। डीएनए डबल होगा मींस इंक्रीज द अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल, तो न्यूक्लियर मटेरियल का जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। अब क्लीवेज में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो कैसा होता है? हमने क्या किया? दोनों वर्ड अलग कर दिया, न्यूक्लियस अलग, साइटोप्लाज्मिक अलग। G1 G2 फेज एब्सेंट, साइटोप्लाज्म में कोई इंक्रीजमेंट नहीं, ठीक है, तो वो साइटोप्लाज्म कैसा रहेगा? सेम रहेगा। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, डीएनए का अमाउंट बढ़ रहा है क्योंकि S फेज प्रेजेंट है, और इसमें क्या हो जाएगा? डीएनए न्यूक्लियस में क्या हो जाएगी? इंक्रीजमेंट। तो हम देखते हैं न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो कैसा होता है? इंक्रीज होता है, मतलब हमेशा क्या होगा? बढ़ता रहेगा। ये तो प्रोसेस हमने देख ली क्लीवेज क्या होता है। अब देखते हैं क्लीवेज की प्रोसेस में क्या होगा। सबसे पहले ओवा आएगा, स्पर्म से साथ फ्यूज करेगा, जाइगोट बनाएगा। जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है। कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। इस जाइगोट के अंदर क्लीवेज हुआ, क्लीवेज में न्यूक्लियस डिवाइड किया, न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद दो बने, 2 से 4 सेल्ड स्टेज हुई, 4 सेल्ड से 8 सेल्ड, 8 से 16। ठीक, तो देखिए एक छोटी सी सेल जिसको जाइगोट बोला, उसमें फर्स्ट डे एक सेल से 2 सेल बनी, 2 से 4 बनी, 4 से 8, 8 से 16। जो थर्ड डे 8 सेल बनती है उसको 8 सेल्ड स्टेज बोलते हैं। ये 8 सेल्ड स्टेज को कहा जाता है अर्ली मोरुला। 16 सेल्ड स्टेज को लेट मोरुला बोलते हैं। अगर हम देखें तो ये दोनों एक टाइप के क्या होते हैं? मोरुला होते हैं। हमने देखा कि ये देखिए यहाँ पर 16 सेल्ड बन गई। ये जो 16 सेल्ड होती हैं, इन छोटी छोटी जो सेल्स बन रही हैं, इनको क्या बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं ब्लास्टोमेयर्स। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमेयर्स। हमने देखा जो ये सेल्स है ना, ये क्या है? ब्लास्टोमेयर्स। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छी तरह कि जो ये मोरुला बना है
इस मॉरुला के चारों तरफ ये देखिए यहाँ पर डॉटेड डॉटेड से मैंने कवरिंग को दिखाया है। ये कवरिंग जो है वो शुरुआत से प्रेजेंट है जाइगोट से। रीज़न ये कवरिंग है जोना पेल्यूसिडा की, जो मैंने आपको जोना रिएक्शन बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कठोर हो जाती है और कॉर्टिकल रिएक्शन के बाद में वो और ज़्यादा सॉलिड हो जाएगी, क्योंकि ये कैसी होती है, नॉन सेलुलर लेयर होती है ये वाली, कौन सी, जोना पेल्यूसिडा। इसलिए ये उस टाइम जो है वो वहाँ पर प्रेजेंट रहती है और वहाँ से अब तक जब तक मॉरुला प्रेजेंट रहेगा तब तक ये जो जोना पेल्यूसिडा की लेयर है ये भी साथ ही साथ रहेगी। सिर्फ जोना पेल्यूसिडा की ही वजह से साइज में कोई इंक्रीजमेंट नहीं होता है। अब जैसे ही मॉरुला कहाँ पर आ गया, यूट्रस में आया। यूट्रस में जैसे ही आया, यूट्रस में फ्लूइड मिला और इस यूट्रस के रीजन के फ्लूइड को बोलते हैं यूटेराइन फ्लूइड या यूट्राइन मिल्क। ठीक, इसमें मॉरुला के अपर वाली जो जोना पेल्यूसिडा है ये अब धीमे धीमे क्या हो जाएगी, ख़त्म होनी स्टार्ट होगी। अब ख़त्म कैसे होगी, जब मॉरुला बना तो हमने देखा मॉरुला के अंदर हमारी कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये 16 सेल्स लगी हुई हैं और ये जो किनारे किनारे है इसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ठीक, ये जो आगे स्ट्रक्चर बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। कैसे बनता है, सबसे पहले मॉरुला जो 16 सेल्ड है इनमें 16 सेल एक साइड आ जाती हैं, बीच में हो जाती है क्या हो जाती है, कैविटी हो जाती है, और किनारे किनारे बची हुई सेल्स जो होती है वो किनारे किनारे क्या हो जाती है, अटैच्ड हो जाती हैं और एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। और इसी ब्लास्टोसिस्ट की इन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर मास सेल्स। क्या बोलते हैं, इनर मास सेल्स। हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर इस इनर मास सेल की 16 सेल में एक भी सेल अगर बाहर निकलती है तो ये स्टेम सेल की तरह वर्क करती है। और स्टेम सेल का मतलब है, जब आप लोग बायोटेक्नोलॉजी कोर्स लेंगे या बायोटेक्नोलॉजी में आगे डिस्कस करेंगे तो स्टेम सेल वो सेल होती है जिससे एक नया ह्यूमन ऑर्गेनिज्म या जिससे एक पूरा का पूरा एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म भी प्रिपेयर किया जा सकता है। तो एक स्टेम सेल्स या टोटीपोटेंट सेल्स, जिसके अंदर टोटीपोटेंसी होती है पूरी स्ट्रक्चर को डेवलप करने की, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेम सेल्स। ये स्टेम सेल्स जो होती हैं ये बाहर अगर निकल आएंगी नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगी। बाकी जो किनारे किनारे सेल्स होती हैं इनको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। अच्छा, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स क्या करती हैं, ये एंजाइम रिलीज करती हैं एक HCG, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। यही प्रेगनेंसी हार्मोन्स को स्ट्रिप में चेक करके फीमेल पता लगाती हैं कि वो प्रेगनेंसी पीरियड है कि नहीं है। नेक्स्ट, ये इम्प्लांटेशन में ट्रोफोब्लास्ट हेल्प करता है। दूसरा, इसमें लाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ये लाइटिक एंजाइम ट्रोफोब्लास्ट रिलीज करेगी। ट्रोफोब्लास्ट के लाइटिक एंजाइम के रिलीज करने के कारण से जोना पेल्यूसिडा खत्म हुई और जोना पेल्यूसिडा के साथ में यूट्रस में इसको जो अटैच्ड होना है ब्लास्टोसिस्ट को, और ये ब्लास्टोसिस्ट तभी अटैच हो पाएगी जब यूट्रस में जगह मिलेगी, क्योंकि यूट्रस की दीवार तो कुछ इस तरीके की होती है बिल्कुल। अब यूट्रस में क्या करते हैं, लाइटिक एंजाइम से जगह करी, यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट आकर धस गया। यहाँ पे क्या धस गया, ब्लास्टोसिस्ट जो है वो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, सिंक्ड अप हो जाएगा। ठीक, तो ब्लास्टोसिस्ट क्या हो जाएगा, सिंक्ड हो जाएगा यहाँ पर। और ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन कौन से दिन होता है, 7 to 9th डे होता है फर्टिलाइजेशन के, जिसका मतलब होता है अटैचमेंट। किससे अटैचमेंट, ब्लास्टोसिस्ट का यूट्रस की वॉल। कौन सी यूट्रस की वॉल, तो एंडोमेट्रियम से। अब देखिए, ये एंडोमेट्रियम से यहाँ पर आकर अटैच हुआ। एंडोमेट्रियम ने क्या करा, अपने चारों तरफ कवरिंग बना ली, जो मतलब इसको पूरा का पूरा क्या कर लिया, ढक लिया। जैसे ही एंडोमेट्रियम क्या करती है, पूरा का पूरा इसको ढकती है, किसको, ब्लास्टोसिस्ट को। इसी तभी एंडोमेट्रियम को हमने एक नाम दे दिया है जिसको हम लोग बोलते हैं डेसीडुआ। क्या बोलते हैं, डेसीडुआ। तो डेसीडुआ क्या होता है, एंडोमेट्रियम का ही नाम है। जब एंडोमेट्रियम ब्लास्टोसिस्ट को चारों तरफ से क्या करती है, कवर कर लेती है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं डेसीडुआ के बारे में, तो डेसीडुआ जो होते हैं वो कई टाइप के होते हैं। जैसे एक डेसीडुआ होता है डेसीडुआ बेसिलिस। ठीक है, एक डेसीडुआ जो होता है वो क्या होता है, डेसीडुआ बेसिलिस होता है, जहाँ से प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा। डेसीडुआ
बेसिलिस, जहाँ से क्या होगा, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा। मीन्स जैसे ये जो यहाँ से निकल रही हैं, ये आगे चल के क्या बनाएंगे, एंडोमेट्रियम में न्यूट्रिशन के लिए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना रही हैं, इनको बोलते हैं प्लेसेंटा। इसको बोल देंगे डेसिडुआ बेसिलिस बोल देंगे, जो क्या बनाएंगी, इसको क्या कहते हैं, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करेंगे आगे चल के। अगली जो बात है, जो एंडोमेट्रियम या डेसिडुआ का वो पार्ट जो इसको कवर कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। क्या बोलते हैं, डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। और वो एंडोमेट्रियम का भाग जो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, क्योंकि हमने देखा एंडोमेट्रियम के 3 पार्ट होते हैं, एक फंडस वाला भी पार्ट होता है जो ऊपर की तरफ होता है, वो फंडस वाला पार्ट इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसीलिए उसको बोलते हैं पेरिटाइलिस। क्या बोलते हैं, पेरिटाइलिस बोलते हैं, डेसिडुआ पेरिटाइलिस, इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं करता है, ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेसिडुआ पेरिटाइलिस। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्लीवेज और इम्प्लांटेशन के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है ट्रोफोप्लास्ट से किस तरीके से नई सेल्स का या हमारी इंडो में एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो उससे आगे चल के ऑर्गन का फॉर्मेशन कैसे होगा, ये चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।